भूमिका ने तो चलो कल ही क्लास ज्वाइन करी थी तो इतना इतना मैटर नहीं करता है, पर फिर भी समझ आ गया है, उतनी कठिन चीजें नहीं थी यहाँ पर, तो करना पड़ेगा। गलत हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। दो लोगों का और है। चलो ठीक है, हमने क्या बताया था यहाँ पे, ब्लड की वंशागति हम लोग तो देख रहे थे ना। तो ब्लड की वंशागति में क्या चीज हो रही थी, हमने यहाँ पे देख लिया था कि कोई भी मतलब ये मल्टीपल, यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीपल एलिलिज्म का एक उदाहरण था, है ना। बहुजीनी वंशागति का कारण हो रहा था, और इसी के कारण क्या हो रही थी यहाँ पे, एक सेकेंड और, हाँ, इसी के कारण क्या हो रहा था यहाँ पे कि कोई भी जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा था और नए कैरेक्टर्स यहाँ पर शो हो रहे थे, है ना। किसके कारण, मल्टीपल एलिलिज्म के लिए कारण। और जो ब्लड है उसके लिए भी क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल एलिल प्रेजेंट हो रहे थे, ना। ठीक है। अगली चीज यहाँ पर एक चीज आ रही थी, आरएच इनकम्प्लेबिलिटी, है ना। आरएच इनकम्प्लेबिलिटी में क्या चीज हो रही थी, या इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम, जैसे ब्लड ग्रुप के लिए आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोल रहे थे ना। तो उसको किस आधार पे बोल रहे थे कि उसके अंदर में अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो हम उसको आरएच पॉजिटिव बोल रहे थे, और अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोल रहे थे, आरएच नेगेटिव बोल रहे थे, है ना। तो आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये हो रहा था कि आरएच फैक्टर जिसके अंदर में प्रेजेंट है। कल हमने ब्लड ग्रुप के लिए बताया था कि उसमें मेन चीज हमको, कुछ चीजें हमको जो याद रखनी थी, तो उसमें ये था कि इसको 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर करके रख रहे थे ना, 21 डे तक स्टोर करके रख रहे थे ना। ब्लड ग्रुपों में बताया था यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल यहाँ पे रिसीवर। उसके बाद में क्या था, जो लैंगरस्टीन ने थे, जब इनने यहाँ पे आरबीसी देखी या जब ब्लड ग्रुप देखे, तो इनने क्या किया, यहाँ पर इनको एक फैक्टर भी देखने को मिला जो एक तरह की क्या था, यहाँ पे एंटीजन था जो आरबीसी पे प्रेजेंट था, है ना। और आरबीसी क्या है, एक तरह से पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर में एक फैक्टर यहाँ पे चिपका हुआ रहता है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये आरबीसी है, तो इस पर क्या होना है, यहाँ पे कुछ ऐसे कण चिपके हुए रहना है। ये ही क्या थे, यहाँ पे आरएच फैक्टर थे, है ना। और ये सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखे थे, इसीलिए इसको आरएच फैक्टर बोलते हैं। अब क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, जो आरएच कारक हो रहा है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है बॉडी के अंदर में ना। एक सेकेंड, कुछ कंडीशन होती है बॉडी के अंदर में, जो कंडीशन है यहाँ पे हमको काय के लिए याद रखनी पड़ेगी। जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं, एक मिनट ऐड करने दो, जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके लिए रहती है। ठीक है, हम जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके लिए रहती है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसका ब्लड हम किसी को दे रहे हैं, पॉजिटिव वाले को ही दे रहे हैं, नेगेटिव वाले को हम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, एक कंडीशन आती है, हमको कुछ कंडीशन लेना पड़ेगा। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, दो पर्सन होते हैं ना, एक क्या होता है यहाँ पे डोनर होता है, और एक क्या है यहाँ पे रिसीवर है ना। अब डोनर डोनर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हमने बोला कि दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो डोनर कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है, आरएच कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये जो आरएच पॉजिटिव वाले है, इस पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है और ये रिसीव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आरएच कैसा है, ये नेगेटिव है, और ये पर्सन भी कैसा है, नेगेटिव है। तो ये भी एक मतलब ये डोनर इस रिसीवर को ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हो रही, ये एक नेगेटिव है लेकिन ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। मतलब रिसीवर पॉजिटिव है लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव है। तो ये भी क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्लड रिसीव कर सकता है इससे। लेकिन ये वाली कंडीशन भी अगर हम ओरिजिनल अगर देखा जाए, तो ओरिजिनल कंडीशन में हम ये भी कंडीशन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है कि जब हमको कोई ये ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम में हम ऐसी कंडीशन में ये वाला डोनेशन करवाते हैं, नहीं तो वैसे जनरली नहीं करा सकते। लेकिन हम एलील और जीनों के थ्रू में अगर देखें तो ये कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। लेकिन अब जो कंडीशन है कि डोनर कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन रिसीवर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर में यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन इसकी आरबीसी में यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये एंटीजन इस पर्सन की बॉडी के अंदर में जाना है, तो हमारी बॉडी में होता है यहाँ पर
इम्यून सिस्टम है ना, जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या करना है, एंटीबॉडी बनाएगा, है ना, एंटीबॉडी बनाएगा। और वो किसके लिए बनाएगा, इस RH फैक्टर के लिए बनाना चालू करेगा एंटीबॉडी। किसके लिए, इस RH एंटीजन के लिए वो एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा। और क्या करेगा, ये जो RBC है उसको वो क्या कर देगा, कंप्लीटली डैमेज कर देगा, मतलब नष्ट कर देगा, जिसके कारण इस पर्सन की, ये जो रिसीवर था, इस पर्सन की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया। चलो बाय चांस क्या हुआ, किस्मत अच्छी रही और इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कैसा है, वीक है, उतनी ज्यादा ये एंटीबॉडियां यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अच्छे से एंटीबॉडी नहीं बना रहा। तो इसने जो फर्स्ट टाइम में जो डोनेशन हुआ था, ये जो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, ये इजीली वो क्या कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी और बाकी कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होनी। पर अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे, सारी यहाँ पे आरबीसी नष्ट हो जाएंगी, जिसके कारण इस रिसीवर की डेथ हो जाना है। ठीक है, इस रिसीवर की डेथ हो जाना है। लेकिन जब सेकंड टाइम कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम में तो चलो नॉर्मल था, जब सेकंड टाइम में इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो क्या होना है, जैसे ही हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया वैसे ही उसकी आरबीसी सब किल होने लगेंगी और उस पर्सन की 4 आवर्स या फिर 12 आवर्स की समथिंग में उसकी डेथ हो जाना है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाना है 4 से 12 आवर्स के बीच में, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में इसमें डोनेशन हुआ था तो उसके इम्यून सिस्टम में, अब इम्यून सिस्टम में क्या होती है, मेमोरी सेल होती है कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर में आता है तो वो उसको पहचान लेता है ना। अब जब पहचान लिया तो जब अगली बार जब वो एंटीजन आ रहा, मतलब फर्स्ट टाइम में क्या चीज हुई, उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और जब सेकेंड टाइम में आ रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्स्ट टाइम में मान लो ये उस एंटीजन, RH एंटीजन के लिए सिर्फ 100 एंटीबॉडियां बना रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पे 1 लाख एंटीबॉडी बना रहा है सेम टाइम ड्यूरेशन में, है ना, या उससे भी ज्यादा यहाँ पे एंटीबॉडियां बना रहा है इस RH एंटीजन के लिए। तो ये जो आरबीसी है ये इजीली क्या हो जाना है, यहाँ पे नष्ट हो जाना है। तो सिर्फ फर्स्ट डोनेशन भर नॉर्मल रहता है, जरूरी नहीं हो कि फर्स्ट भी यहाँ पे नॉर्मल हो, लेकिन सेकंड डोनेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ऐसा कैसे हो रहा था, जैसे हम बचपन में क्या कर रहे थे, ये हमको BCG का टीका लग रहा था, पोलियो का लग रहा था, है ना। तो पोलियो ये सब कैसे लगे थे, हमको बचपन में लगे थे, जब भी कोई एंटीजन या इनका वायरस हमारी बॉडी के अंदर में आएगा, हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया था, यहाँ पे एक एंटीबॉडियां बना के उसको नष्ट कर दिया होगा। ठीक है, सेम ऐसी चीज यहाँ पर भी हो रही है, इसीलिए हम ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव में हम काउंट करते हैं और पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, यहीं पे एक कंडीशन आती है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिस, 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 इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिस। ठीक है, अब क्या चीज हो रही, इरिथ्रो मतलब क्या होता है, जो हमारी आरबीसी रहती है उसके प्रोडक्शन को। ठीक है, ब्लास्टो वो जो सेल्स प्रेजेंट है वो, फिटोलिस मतलब फीटस के अंदर में। मतलब क्या हो रही थी, हमने देखा था जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा था, मतलब पहले क्या हुआ था, मेल और फीमेल गैमेट थे, मेल और फीमेल गैमेट से क्या चीज हुआ था, यहाँ पे फ्यूजन हुआ था, फ्यूजन से क्या बना था, जाइगोट बना था, जाइगोट से क्या डेवलप हुआ था, एम्ब्रियो डेवलप हुआ था। ये जाइगोट था, फिर यहाँ पे क्या था, एम्ब्रियो डेवलप हुआ था, फिर इसका क्या हुआ था, यूट्राइन कैविटी के अंदर में यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ था। तो इम्प्लांटेशन जब हुआ था तो यहाँ पर क्या बना था, प्लेसेंटा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड बनी थी, फिर यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक बेबी ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, ये एक बेबी ग्रोथ कर रहा था कहाँ पे, मदर के यूट्राइन कैविटी के अंदर में। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिस का मतलब ये चीज हो रही है कि यहाँ पर ये हुआ, इस RH फैक्टर के कारण में जो बेबी है उसकी डेथ होती है। तो अब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कैसी डेथ हो जा रही है, यहाँ पे भी फिर से वही कंडीशन आ रही, फर्स्ट कंडीशन मेल और दूसरा क्या है, यहाँ पे फीमेल है। अगर मेल यहाँ पे पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, फीमेल भी RH पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे इनकी मैरिज कर सकते हैं। हम जो कुंडली मिलाना वगैरह ये सब चीजें करते हैं, वो यही चीजें हम देखने के लिए करते हैं यहाँ पे ये कंडीशन ना हो जाए, इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिस वाली कंडीशन ना हो जाए, या RH इनकम्प्लेबिलिटी जिसको बोल रहे हैं, ये चीज ना हो जाए। तो अगर मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल का भी पॉजिटिव है, तो इनकी मैरिज कर देंगे, इनके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है,
सेकंड कंडीशन, मेल यहाँ पे नेगेटिव है, फीमेल भी नेगेटिव है, इनकी भी मैरिज कर सकते हैं, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे मेल नेगेटिव है, फीमेल पॉजिटिव है, तो भी इनकी मैरिज कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन मेल यहाँ पर पॉजिटिव है और फीमेल क्या हो गई है, नेगेटिव है, इनकी मैरिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अब वही सेम कंडीशन आ रही कि यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, हमने बोला था दोनों में के इस एम्ब्रियो के अंदर में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स आ रहा है। तो ये जो मदर, ये जो बेबी है, ये कहता रहना है यहाँ पे RH पॉजिटिव रहना है, जबकि मदर कैसी है यहाँ पे, RH नेगेटिव है। अब ये चीज कैसे हो गई भाई यहाँ पे, कि जो प्रभाविता वाला नियम आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे प्रभाविता का नियम हो रहा था और एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट था, इसीलिए ये जो बेबी जो ग्रोथ कर रहा है वो RH पॉजिटिव वाला ग्रोथ कर रहा है। अब क्या चीज हो रही थी यहाँ पर, सारा का सारा एक्सचेंज होता है, फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या हो रहा था यहाँ प्लेसेंटा के थ्रू मदर से एक्सचेंज हो रहा था। मतलब इस बेबी के अंदर में जो ब्लड था वो कहाँ पे जा रहा है, इस मदर के अंदर में, और इस मदर का ब्लड कहाँ पे जा रहा है, इस बेबी के अंदर। मदर का ब्लड बेबी के अंदर में जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इस आरबीसी के अंदर में यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसका इम्यून सिस्टम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, साथ में इसका इम्यून सिस्टम अभी कैसा है, वीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन, RH पॉजिटिव ब्लड वाला ये बेबी बन रहा है, RH पॉजिटिव वाला ब्लड बन रहा है। अब ये गया मदर के अंदर में, तो मदर के अंदर में ये एंटीजन चले गया, ये एंटीजन चले गया, RH एंटीजन, जिसके कारण इस मदर का जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम ने क्या चालू कर दिया, एंटीबॉडी फॉर्मेशन चालू कर दिया, एंटीबॉडी बनाना चालू कर दी। अब ये जो एंटीबॉडी है ये क्या हो रही है, यहाँ ब्लड के थ्रू कहाँ पे चलेगी, इस बेबी में चलेगी, है ना, ये एंटीबॉडी या इस ब्लड के थ्रू इस बेबी के अंदर चलेगी। अब बेबी के अंदर चलेगी तो क्योंकि एंटीबॉडियों का काम होता है, या एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनी है, ये यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी बनी थी, कि ये एंटीबॉडी बनी थी, तो ये एंटीबॉडी बनी है RH फैक्टर के पॉजिटिव में, ठीक है, मतलब इस RH फैक्टर के लिए बनी है, RH एंटीजन के लिए बनी है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है, इसको क्या करेंगी, यहाँ पे ये किल करने लगेंगी इस एंटीजन को। अब ये किल होने लगा तो हमने क्या बोला था कि भाई RH फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, इस आरबीसी, या ये जो RH एंटीजन है कहाँ पर चिपके हुए, इस आरबीसी के ऊपर में। तो ये जो आरबीसी है यही क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। अब नष्ट हो जाना है तो ये बेबी ग्रोथ करना है नहीं, इसकी क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। लेकिन कंडीशन अब यहाँ पर ये है कि जब फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, यहाँ पे ये पॉजिटिव मेल है और नेगेटिव फीमेल है, तो फर्स्ट इनका जो यहाँ पे जो भी डॉटर, जो भी ऑफस्प्रिंग, जो भी ऑफस्प्रिंग आया फर्स्ट, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बर्थ हो जाएगा, अगर मदर का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड टाइम की बात आ रही, जब ये सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, तो ये जो सेकेंड वाला ऑफस्प्रिंग है, जो सेकेंड वाला ऑफस्प्रिंग है, इसकी 4 मंथ में, 4 मंथ में ही क्या हो जाना है, इसकी डेथ हो जाना है। क्यों? क्योंकि अब फर्स्ट टाइम में, जब यहाँ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, इस टाइम में इस मदर के इम्यून सिस्टम को पता था कि किसके लिए एंटीबॉडियां बनाना है, तो इस मदर के इम्यून सिस्टम ने क्या कर दी, यहाँ पे ये एंटीबॉडियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। जब सेकेंड टाइम में फिर से वही एंटीजन आया, ये सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी में फिर से वही एंटीजन जब इस बॉडी के अंदर में आया, फीमेल के अंदर में आया, तो उसको पता था कि ये कोई एंटीजन है जो बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक। तो इसकी फीमेल की बॉडी ने क्या किया, बहुत ज्यादा नंबर में क्या करना चालू कर दिया, यहाँ पे एंटीबॉडियां बनाना चालू कर दिया, और ये एंटीबॉडियां अब सेकेंड टाइम में क्या कर रही है, इस बेबी की डेथ कर दे रही है 4 मंथ के अंदर, ठीक है। ये चीज समझ आई? यस सर। इसमें कुछ डाउट है? बताओ। नहीं है? नो सर। ठीक है।
तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। मतलब मेन कंडीशन अगर देखी जाए तो जो मेल है ना, इसने पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, और मतलब ये अगर मेल पॉजिटिव है तो एक ही चीज याद रखो, फीमेल ने नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये बार कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी कंडीशन चल रही थी, पॉजिटिव पॉजिटिव थे दोनों तो भी चल रहे थे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था तो भी चल रहा था, है ना, नेगेटिव नेगेटिव थे तो भी चल रहा था। लेकिन मेल यहाँ पे ये मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए दोनों में ही, ठीक है। क्योंकि दोनों में ही इम्यून सिस्टम क्या करने लगेगा, फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार होगा, और सेकेंड टाइम में बहुत जल्दी से बनाने लगेगा, बहुत ज्यादा बनाने लगेगा, जिसके कारण में उसकी डेथ हो जाएंगी। वो जो भी पर्सन रहेगा जो ग्रोथ कर रहा था, या जो अगला जो बेबी कंसीव हुआ है उसकी ग्रोथ रुक जाना है और उसकी डेथ हो जाना है, ठीक है, इसीलिए। चलो अगली कंडीशन पे चलते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही है, गुणसूत्र सारे लोगों ने देखा हुआ है ना, क्रोमोसोम सबने देखा हुआ है कि सेल रहती है, सेल के अंदर में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम रहते हैं, है ना, और यही क्रोमोसोम के अंदर में क्या रहता है, डीएनए रहता है। डीएनए से ही क्या होते हैं, सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं वो यहाँ पे कंट्रोल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में यहाँ पे क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, क्रोमेटिड्स में यहाँ पे क्रोमोनीमेटा है, क्रोमोनीमेटा में फिर न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे सोलेनॉइड्स है, सोलेनॉइड्स के अंदर में फिर यहाँ लिंकर डीएनए प्रेजेंट है, फिर ये क्या है यहाँ पे डीएनए, और डीएनए के अंदर में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट है ना। ये जो नाइट्रोजनिक क्षारक है ना, जो नाइट्रोजनी बेस पेयर है, यही क्या करते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाफ मिस्टर थे, है ना, मेन क्या था यहाँ पे, हाफ मिस्टर थे, जिन्होंने यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर में, है ना, गुणसूत्र के अंदर में क्या किया था, क्रोमोसोम देखे थे, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर में हाफ मिस्टर ने, दूसरी चीज फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग थे इन्होंने क्रोमेटिन वर्ड दिया था इसको, ठीक है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन वर्ड दिया था, ठीक है। और जो रॉक्स है ना, रॉक्स, रॉक्स ने क्या किया था, ये बताया था कि यहाँ पे ये जो गुणसूत्र प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यही क्रोमोसोम क्या करता है, जो भी वंशागति है उसको नियंत्रित करता है, वंशागति को नियंत्रित करता है। ये किसने बताया था, रॉक्स ने बताया था। वॉल्डेयर, वॉल्डेयर ने क्या किया था, क्रोमोसोम नाम दिया था। क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था यहाँ पे, फ्लेमिंग ने दिया था, है ना। और क्रोमोसोम नाम नाम किसने दिया था, वॉल्डेयर ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बेंडेन और बॉवेरी, बेंडेन और बॉवेरी ने ये चीज बताई थी कि कोई भी जीव है उसके अंदर में क्या होता है, या कोई भी जाति है उसके अंदर में क्रोमोसोमों की संख्या कैसी होती है, हमेशा निश्चित होती है। जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य में क्या चीज हो रही थी, 23 पेयर प्रेजेंट हो गए, है ना। अमीबा हो गया तो अमीबा में क्या चीज हो रही है, 500 क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सारे जो स्पीसीज है उसके अंदर में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। आवाज नहीं आ रही है, ये Realme Y1 कौन है बेटा, आवाज नहीं आ रही है तो फिर जो तुम्हारे मोबाइल के लेफ्ट साइड में एक जो हेडफोन का सिंबल आया था उस सिंबल को टच कर दो। आवाज नहीं आ रही तो फिर कैसे बता जाएगा, कैसे बता, कुछ नहीं कर सकते उसमें, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आवाज नहीं आ रही कैसे बताएंगे यहाँ से, तो बता रहे पर सामने आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं जा रही तो कहाँ से। चलो कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या, चलने दो जैसा चल रहा है। ठीक है, ये चीज हो रही है ना। ये है अब भाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो, अरे
ज्यादा चलेंगे मुझे, जो हमको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या चीज हो रही है, अभी यहाँ पे हमने बोला क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या चीज होती है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये पेलिकल्स होता है, और ये पेलिकल्स होता है जो क्या होता है, एक भारी परत रहती है जो बहुत पतली सी रहती है, ये भारी परत है जो बहुत पतली सी है। इसके अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स में क्या चीज होता है, जो मेन जो प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन हो गई, आरएनए हो गया, यहाँ पे आरएनए हो गया, लिपिड हो गया, है ना, क्रोमोनीमेटा हो गया, ये क्रोमोनीमेटा हो गया, ये इसी के अंदर में प्रेजेंट है, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर में क्रोमोनीमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुंडलन पाया जाता है, तो दो तरह का कुंडलन रहता है इसके अंदर में, यहाँ पे दो तरह का कुंडलन रहता है, ये जो क्रोमोनीमेटा है दरअसल इनमें क्या होता है, यहाँ पे दो तरह का कुंडलन होता है। अब दो तरह का कुंडलन हो रहा है, तो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले होता है पैरानेमिक, है ना, ये पैरानेमिक, पैरानेमिक का मतलब ये चीज हो रही कि ये जो कुंडलन है, मतलब यहाँ पे ये जो क्रोमोनीमेटा है, इस क्रोमोनीमेटा में जो रहता है वो कैसे रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा ढीला रहता है, मतलब ये ऐसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो रही है, ये दूर दूर कुंडलियां बन रही है, ठीक है, दूर दूर कुंडलियां बन रही। दूसरा होता है यहाँ पे प्लेक्टोनेमिक, है ना, प्लेक्टोनेमिक। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये कुंडली प्रेजेंट थी, ये कुंडली, अब इसमें इसके ऊपर जो दूसरा वाला है, ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत पास पास में ऐसी कुंडलियां बनी हुई है ना, बहुत ज्यादा कैसा है, सघन है। या सिंपल से एक वर्ड में देखो, हमारे पास एक वो होते हैं, या कोई रूप वगैरह है, रस्सी वगैरह है, तो उस रस्सी को क्या करो, एक छोर से ऐसे बांध दो, और उसको फिर ऐसे उसके दोनों छोरों को खींचो, तो उसमें जो वहां पे कुंडलियां बनी रहती है वो एकदम पास पास और टाइट हो जाती है, तो उस तरह जब रहता है तो वो क्या है, यहाँ पे पैरानेमिक है। प्लेक्टोनेमिक मतलब ढीला है ना, मतलब ये प्लेक्टोनेमिक होता है जब वो टाइट हो जाता है ना, जब हम उस रस्सी को खोल लेते हैं और उसके ऊपर वापस से फिर से लपेटते हैं, तो वो जो कुंडलियां बनती है वो सब कैसी बनती है, दूर दूर बनती है, तो वो क्या है, पैरानेमिक है। मतलब ये जो कुंडलन रहता है जब बहुत ज्यादा सघन रहता है, बहुत ज्यादा कुंडलियां पास पास में रहती है, तो वो प्लेक्टोनेमिक कहलाता है, और जब कुंडलियां दूर दूर रहती है तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे पैरानेमिक कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाले रीजन में पास में क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत पास पास में कुंडली है, जबकि यहाँ पर कुंडलियां थोड़ी कैसी दिखाई दे रही है, आड़े वाले में दूर दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसको प्लेक्टोनेमिक और पैरानेमिक कुंडलन बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज आती है इसके अंदर में, यहाँ पे एक स्थान ऐसा रहता है जहां पे ये जो पेलिकल था, पेलिकल क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जैसे ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पेलिकल्स बहुत ज्यादा चिपक गया, जिसके कारण यहाँ एक कॉन्ट्रेक्शन बन गया, एक संकीर्णन बन गया, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे ये प्राइमरी कॉन्ट्रेक्शन कहलाता है, ठीक है। दूसरा एक जगह पे और बनता है जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों स्थानों के कारण में क्या हो जाता है, जो गुणसूत्र रहता है वो अलग अलग भुजाओं में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो द्वितीयक संकीर्णन रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्रोमोमियर्स है ना, क्रोमोमियर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो अंदर साइड में है क्रोमोनीमेटास प्रेजेंट है, इनके ऊपर में क्या होना है, छोटे छोटे यहाँ पे कण उपस्थित रहना है, यही क्या कहलाते हैं, यहाँ पे क्रोमोमियर्स कहलाते हैं, है ना। फिर एक स्थान ऐसा रहता है जहां पर प्राइमरी संकीर्णन रहता है, और यहीं पर एक गोल स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ये यहाँ पर एक गोल स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, और ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है, जो सेंट्रोमियर क्या करता है, गुणसूत्र की दो भुजाओं को आपस में जोड़ के रखता है, जैसे ये एक भुजा हो रही है और एक भुजा ये हो रही है, तो ये सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़ी हुई, और ये जो इसकी भुजा है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम कहलाती है, या अर्ध गुणसूत्र कहलाती है। तो एक गुणसूत्र के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ गुणसूत्रों के अंदर में एक एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, और जिस गुणसूत्र के अंदर में ये एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट गुणसूत्र। अब यहाँ पे इसके दो छोर दिख रहा है, एक ये हो गया और दूसरा छोर क्या हो गया, ये हो गया। तो जो क्रोमोसोम के जो छोर रहते हैं, जिसके अंदर में यहाँ पे छोर प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या है, यहाँ पे टीलोमियर्स, टीलोमियर्स, ये एक टीलोमियर हो गया और एक टीलोमियर्स ये हो गया।
तो 2 टीलोमियर्स होते हैं कोई भी क्रोमोसोम में। अगर इस क्रोमोसोम की बात करें तो एक टीलोमियर यहाँ है, एक टीलोमियर यहाँ पे है, एक टीलोमियर ये हो गया और एक टीलोमियर ये हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे चार टीलोमियर्स हो गए। और अभी हमने बोला कि एक जो अर्ध गुणसूत्र रहता है, मतलब एक गुणसूत्र के अंदर में 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक अर्ध गुणसूत्र है, ये इतना। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ ये बॉल जैसा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जिससे ये क्या है आपस में दोनों साइड के ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कुछ डाउट है? नहीं। नो सर। जयश्री की तबीयत ठीक होगी? यस सर। ठीक है, फिर है यहाँ पे सेंट्रोमियर्स के लोकेशन के आधार पे यहाँ पे क्रोमोसोम के टाइप। तो ये देखो हमने क्या बोला था, सेंट्रोमियर, ये क्या है यहाँ पे सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, 2 अर्धगुणसूत्र जुड़े होते हैं, मतलब एक ये बॉडी जुड़ी हुई है और एक ये बॉडी जुड़ी हुई। और ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में है, मतलब ये कैसा है यहाँ पे मेटासेंट्रिक है ना, मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक। ये अब यहाँ पे एनिमेटेड है इसीलिए ऐसा, लेकिन जब मेटासेंट्रिक होता है, मतलब जो सेंट्रोमियर होता है जब बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है वी शेप में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब भी कोई क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक टाइप का है तो उसका शेप रहेगा वी शेप में, क्योंकि ये सेंट्रोमियर यहाँ प्रेजेंट रहता है और एक आर्म इसका यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है और एक आर्म ये जुड़ा हुआ है, तो ये वी शेप बन गया। दूसरा क्या है यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक है ना, मतलब जो सेंटर है उससे क्या हो गया, ये जो सेंट्रोमियर हो गया थोड़ा सा कहाँ पे खिसक गया, टीलोमियर के, जिसके कारण इसकी जो ये एक भुजा है या ये जो एक आर्म है ये कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और एक जो ये आर्म है ये कैसा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया। तो ये क्या है यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और इसका जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, एल आकार में होता है, एल डिजाइन होती है, मतलब एक आर्म ये हो गया और एक आर्म कैसा हो गया, ये हो गया। तो एक आर्म इसका बड़ा हो रहा है और एक कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जहां पर बोला कि सब मेटासेंट्रिक टाइप का है या सब मेटासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम का आकार कैसे होता है, तो एल आकार के होता है। मेटासेंट्रिक का कैसा होता है, तो यहाँ पे वी आकार का होता है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक। ये क्या है यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, मतलब क्या हुआ है अब यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे कहाँ खिसक गया, ये टीलोमियर की ओर, जिसके कारण इसकी एक भुजा क्या हो गई, बहुत ज्यादा छोटी हो गई, और एक भुजा क्या हो गई, बहुत बड़ी। यहाँ पे एक छोटी थी और एक बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा छोटी हो गई और एक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, है ना। ठीक है, और इसकी आकृति ऐसी है, सीधी ही रहना है। ठीक है, अगला चीज आता है, अगला यहाँ पर क्या था, ये वाला भाग क्या कहला रहा था क्रोमोसोम का, टीलोमियर कहला रहा था। तो ये क्या हो गया यहाँ पे टीलोसेंट्रिक हो गया, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, जिसमें क्या हो गया, उसके टीलोमियर के पास में सेंट्रोमियर चले गया, और इसकी आकृति भी कैसे होती है, ऐसे नॉर्मली सीधी ही होती है। ठीक है, स्मॉल आई वगैरह नहीं, नॉर्मल। ठीक है, सीधी होती है। तो ये क्रोमोसोम के यहाँ पे टाइप्स हमको ये भी याद रखने। इसमें कुछ डाउट है, ये चारों में? ये चारों में कोई डाउट है, बोलो। नो सर। अरे साउंड कैसे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक और नई चीज आती है कि ये तो हो गया क्या उसकी स्थिति के आधार पे। अगली चीज आती है कि इसके अंदर में कितने यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। जब एक भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एसेंट्रिक कहलाता है। ये एक भी यहाँ पे सेंट्रोमियर उसके अंदर में प्रेजेंट नहीं है
दूसरी चीज, जब उसके अंदर में एक सेंट्रोमियर, अगर यहाँ पे एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मोनोसेंट्रिक, है ना, मोनोसेंट्रिक। जब एक प्रेजेंट है, जब दो प्रेजेंट है तो डाइसेंट्रिक, जब तीन प्रेजेंट है या तीन से अधिक होते हैं तो ये कहलाता है यहाँ पे हेलोसेंट्रिक। ठीक है, जब इसमें यहाँ पे तीन या तीन से अधिक प्रेजेंट होते हैं तो ये कहलाते हैं यहाँ पे हेलोसेंट्रिक, या इसी को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक, कि बहुत सारे यहाँ पे क्या होना है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो ये वाले जो थे यहाँ पे ये मतलब ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे है। और इसमें यहाँ पे ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, ये सब क्या है, इस सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पे, कि 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है इनके यहाँ पे संख्या के आधार पे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, डीएनए पैकेजिंग, है ना। वैसे तो ये जो डीएनए पैकेजिंग है ये अभी नहीं है, डीएनए पैकेजिंग तुमको 6 चैप्टर में मेन है ना, लेकिन यहाँ पर भी अब डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे कैसे कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। डीएनए पैकेजिंग या डीएनए मैपिंग, मतलब यहाँ पर इस क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए कैसे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या थे, अलग अलग इस डीएनए पैकेजिंग के लिए क्या था, अलग अलग मॉडल दिए हुए थे। मल्टी स्ट्रैंड मॉडल था एक, क्या, मल्टी स्ट्रैंड, जैसे नाम में ही आ रहा है कि भाई मल्टी स्ट्रैंड, तो क्या होना है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये प्रेजेंट रहना है और यहीं पर क्या होना है, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड भी प्रेजेंट रहना है। ये बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रैंड आपस में प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी स्ट्रैंड मॉडल। अगला था सिंगल स्ट्रैंड मॉडल। तो सिंगल स्ट्रैंड मॉडल क्या हो गया, ये एक ही यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है बहुत लंबे में। ठीक है, फोल्डेड फाइबर मॉडल। तो फोल्डेड फाइबर मॉडल में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो मल्टी स्ट्रैंड थे यही क्या हो जा रहे थे कि भाई आपस में सारे के सारे कैसे हो गए थे, मिक्स हो गए थे। ठीक है, अगली चीज आती है जो सबसे मेन है, वो आता है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, कौन सा आता है यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, अब यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बने हुए हैं। और यहाँ पे ये जो 8 अणु दिख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे एक ऑक्टामर है, ऑक्टामर, है ना, हिस्टोन अष्टक जिसको बोलते हैं, है ना, हिस्टोन अष्टक है। अब क्या चीज हो रही है, इसके अंदर में यहाँ पे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती। ये जो हिस्टोन अष्टक रहता है, यहाँ पर देखो ये 8 यहाँ पे हिस्टोन के अणु है ना, ये 8 यहाँ पे जो अणु है इसके अंदर में क्या रहती है, 4 प्रकार के अणु होते हैं। तो 4 प्रकार के अणु में यहाँ पर क्या होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और एक होता है H4। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इनके दो दो अणु रहते हैं। H2A 2 होता है, H2B 2 होता है, H3 2 होता है और जो H4 है ये भी क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। टाइम लिमिट खत्म होंगी बेटा तो सब लोग फिर से कनेक्ट करेंगे ना। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर में, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर में 8 प्रकार के, मतलब 8 हिस्टोन अणु होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो यहाँ पे हिस्टोन के अंदर में, अब ये जो ब्लू वाली बॉडी दिख रही है ये क्या है, यहाँ पे डीएनए है। क्योंकि डीएनए अभी बहुत सारी चीजें हैं इसलिए मैंने बोला था ये 6 चैप्टर में, ये जो डीएनए ये होता है ये क्या होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है और ये जो हिस्टोन प्रोटीन रहती है ये प्लस चार्ज रहती है, जिसके कारण ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है, राउंड हो जाता है। अब जो राउंड हो जा रहा है तो यहाँ पे जो राउंड हो रहा है वो क्या होता है, 1/3/4 राउंड होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो राउंड है 1/3/4 होते हैं। दूसरी चीज, ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम लिंकर भी होता है ना, या डीएनए लिंकर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्टोन का अणु प्रेजेंट है और एक यहाँ पे ये ब्लू लाइन आके, ये ब्लू डीएनए एक इस साइड से आके चले गया और एक कहाँ से आया, ये इधर से आया हुआ है ना। या इसको थोड़ा सा क्लियर करने दो।
ये इसमें देखो यहाँ से ये डीएनए आया और ये एक हिस्टोन अणु के साथ में जुड़ गया और इस साइड से फिर चले गया। तो ये जो डीएनए खंड है ये क्या है, यहाँ पे डीएनए लिंकर है ना, डीएनए लिंकर है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, यहाँ पे H1 प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन फर्स्ट है, जो कैसी है यहाँ पे प्लस चार्ज है, और ये जो डीएनए है ये कैसा है, माइनस चार्ज है, जिसके कारण ये आपस में इस पे जुड़ा हुआ है। तो ये रहता है एक मॉडल, ठीक है। अब यहीं पे ये जो इनका विन्यास है, ये विन्यास में क्या होता है, 2 टाइप का होता है। अभी और भी मॉडल है लेकिन अभी नहीं, वो सब 6 चैप्टर में, ठीक है। अगला जो सर डीएनए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, कैसे पता चलता है? वही मैंने बोला बेटा कि अभी ये जब हम 6 चैप्टर में जाएंगे ना, तब मेन अभी एक वर्ड बता देता हूँ,